नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से मैं हाजिर हो गया हूँ आप लोगों के सामने अपनी SILDC की पाठशाला में कुछ नई चीज़ें लेके, जो मुझे लगता है कि आप लोगों को बताना ठीक रहेगा। तो देखिए, मैंने क्या किया था कि जो LDC का एग्ज़ाम होता है, सबसे उसकी चर्चा करने से पहले मैं कुछ बातें बताता हूँ आपको। जैसे कि देखो, 3 कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। नंबर 1 वो होगा जिसकी मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छी होगी और इंग्लिश भी ठीक-ठाक है। मतलब वो CPO SI वाला जो एग्ज़ाम का पेपर होता है, उसमें आराम से वो 30 नंबर के आसपास चला जाता है, 28, 30, 32 ऐसे ला रहा है। तो ये जो स्टूडेंट हैं, ये तो हैं टॉपर। तो ये जो हैं, अगर ये थोड़ा-सा अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करेंगे, तो ये तो टॉप 10 में मिलेंगे। एकदम ओपन बता रहा हूँ, जिसकी मैथ और रीजनिंग ठीक है, इंग्लिश ठीक-ठाक है, वो हो गया टॉपर। वो उसको तो कोई फेल कर नहीं सकता इस एग्ज़ाम में। नंबर 2 पे आता है वो विद्यार्थी जिनकी मैथ और रीजनिंग अच्छी है, लेकिन इंग्लिश वीक है। अगर ये थोड़ी-सी इंग्लिश पे मेहनत करेंगे और इंग्लिश पे 25 से 30 के दायरे में चले जाते हैं, तो ये हैं सिलेक्टेड। इनको कोई फेल नहीं कर सकता। जो सबसे तीसरे नंबर पे आता है जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, लेकिन किसी-किसी की इंग्लिश अच्छी होती है, किसी-किसी की जीके भी अच्छी होती, मान लीजिए। तो इंग्लिश और जीके जिसकी इनमें से कोई एक स्ट्रॉन्ग है और मैथ वीक है, तो भैया ये हैं मेरी नज़र में तीसरे नंबर के विद्यार्थी। सबसे ज़्यादा कठिन इनके लिए है, क्योंकि आप इंग्लिश में बहुत भी अच्छा करेंगे तो मैक्सिमम मुझे लगता है 40 के आसपास चले जाएंगे, 40-42। लेकिन 42 और मैथ रीजनिंग का 100 नंबर का वेटेज होता है। तो आप मैथ और रीजनिंग छोड़ के फिर बात आपकी बन नहीं पाएगी। तो इसलिए सबसे पहले तो जिसकी मैथ और रीजनिंग स्ट्रांग है, जिसकी दोनों स्ट्रांग है, मैथ और इंग्लिश, वो तो रिलैक्स रहे, वो अपना टॉपर की तैयारी करे, वो दोनों की प्रैक्टिस करता रहे बराबर। डिपार्टमेंटल थोड़ा बहुत होता है, उसको कुछ चाहिए तो मैं दे ही देता हूँ तकरीबन। अपना टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप सब जगह अवेलेबल है। और फिर भी उसको कुछ चाहिए तो डायरेक्ट मांग सकता है, वो तो खुशी मनाए, वो सिलेक्टेड है। जिसकी मैथ रीजनिंग स्ट्रांग है, जो इंग्लिश पे काम कर रहा है, वो भी थोड़ा खुश हो सकता है, क्योंकि अगर वो इंग्लिश में अच्छा कर लिया है अभी तक तो। और जिसकी मैथ रीजनिंग वीक है, मैथ रीजनिंग के बिना बेड़ा पार नहीं होना है। आप मैथ रीजनिंग में सोचो 30-30 नंबर लाके या 35-35 नंबर लाके बात बन जाएगी, तो कभी नहीं बनने वाली है। क्योंकि आप मैथ रीजनिंग में जोड़ो ना, ऐसे 35-35 का एवरेज आया 70, आप इंग्लिश में मान लो चले गए 40 भी चले गए तो 110, और उसके बाद फिर आप जीके में कितना भी करोगे तो 30 के आसपास ही जा पाओगे, 30-35 नंबर। तो ये मान के चलिए कि जिसकी मैथ रीजनिंग वीक है, उसको हर हाल में मेहनत करना पड़ेगा। 150 से कम में गुजारा नहीं होता है। इससे ठीक पहले वाली जो परीक्षा थी, उसमें जनरल की मेरिट 123 गई थी, बट उसको लेके बहुत ज़्यादा खुश मत होइएगा। उसमें इंग्लिश का पेपर बहुत कठिन था। कठिन का मतलब बहुत बड़ा था, कठिन तो नहीं कह सकते, क्योंकि 5 पैराग्राफ था। तो हर पैराग्राफ को पढ़ पढ़ के करने में लोगों ने उतना समय उसके लिए बचाया नहीं। इंग्लिश सबसे लास्ट में लोग करते थे, और जब सबसे लास्ट में इंग्लिश तक पहुँचे तो सब, इसलिए अभी मैं आपको जिनकी इंग्लिश वीक है, आज देखिए जिसकी मैथ और इंग्लिश दोनों ठीक है, वो इंग्लिश के टॉपिक जानना चाहे तो जान लें, बाकी तो उनके लिए कुछ ऐसा ज़्यादा है नहीं। तो जो इंग्लिश इंग्लिश के लिए मैं बता देता हूँ। देखो, इंग्लिश में सबसे पहले आता है स्पेलिंग करेक्शन। स्पेलिंग करेक्शन ऐसे आता है, जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एप्पल, तो एप्पल का करेक्ट स्पेलिंग कौन सा होगा, तो उसमें ऐसे लिखा जाएगा कि करेक्ट द स्पेलिंग, और 4 दिए रहेंगे एप्पल के। तो एक में रहेगा मान लीजिए APPLE, एक में रहेगा APLE, एक में रहेगा APAL, ऐसे कुछ करके, मतलब 3 गलत रहेंगे, एक ही सही रहेगा। तो आपको वहाँ पे जो APPLE उसको टिक करना, वही उसका सही ऑप्शन होता है। ये तो हो गया स्पेलिंग करेक्शन का। उसके बाद आता है पैराग्राफ राइटिंग। तो पैराग्राफ में आप मान के चलिए 3 पैराग्राफ तो होते ही हैं, यानी 15 नंबर। अगर 2 पैराग्राफ होंगे तो फिर 10-10 क्वेश्चन के दे देते हैं। तो 15 नंबर तो आप मान लीजिए, कहीं 15 नहीं तो 10 तो कन्फर्म ही है। 10 नंबर यानी 2 पैराग्राफ तो होते ही हैं। तो पैराग्राफ में आपको छोटा सा पैराग्राफ होगा, उसको पढ़िए, फिर उसी के हिसाब से 5 क्वेश्चन होते हैं, बड़े ईजी हो जाते हैं वो। और उसके बाद फिर 5 नंबर का एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब
समझ गए होंगे। जो भाई बिल्कुल ही वीक है उनके लिए विलोम होता है, एंटोनिम्स का मतलब विलोम। तो विलोम जैसे मान लीजिए ब्यूटीफुल का अगली हो गया, और गुड का बैड हो गया, हैप्पी का सैड हो गया, इस टाइप से ये होता है उसका अपोजिट। तो जैसे मान लीजिए दिया जाएगा हैप्पी, तो हो सकता है कि हैप्पी का जो बाकी तीन रहे वो मिलता जुलता हैप्पी से ही दे दे आपको। उसमें ढूंढना है कि हैप्पी का उल्टा सैड होता तो सैड कौन सा है, इस टाइप से। उसके बाद है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब कि समानार्थी शब्द। जैसे एक ही चीज़ के लिए मान लीजिए दो तीन शब्द यूज करते हैं ना, जैसे अपने में अरे यार छोड़ो, सिनोनिम्स में ब्यूटीफुल, प्रेटी, इस टाइप से होता है ना। तो एक ही समानार्थी शब्द जो होते हैं इनको बोलते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। ये एंटोनिम, सिनोनिम्स, विलोम और समानार्थी दो हो गए। एक आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड जैसे कि मान लीजिए हिंदी में हम लोग करते हैं ना कि वो जो सुन नहीं सकता बहरा, जो बोल नहीं सकता गूंगा, इस टाइप से होता है ना। तो इस टाइप से ही ये होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसके भी 5। और उसके बाद आता है फिर फिल इन द ब्लैंक्स। अब जैसे नीचे 4 वर्ड देंगे, एक सेंटेंस देंगे, उसमें एक ब्लैंक दे देंगे। अब ब्लैंक में 4 ऑप्शन दे देंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ही वाज सस्पिशियस स्पेस हिज फ्रेंड्स मोटिव। अब इसमें ऑप्शन दे दिया मैंने फॉर, ऑफ, फ्रॉम, अबाउट। तो अब किसी के बारे में बात हो रही ना, तो जैसे इसमें मान लीजिए ही वाज सस्पिशियस डैश हिज फ्रेंड्स मोटिव। अब आपको 4 दे दिया फॉर, ऑफ, फ्रॉम, अबाउट। तो मेरे हिसाब से अबाउट होगा, अबाउट हिज फ्रेंड्स मोटिव। बाकी इस टाइप का ही आता है ये, मतलब ये क्वेश्चन ही नहीं आएगा, तो इस पे ज़्यादा वो नहीं देना। उसके बाद एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, 5-5 नंबर। तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और नरेशन, कभी कभी दोनों का 5-5, कभी दोनों मिला के 5, कभी दोनों में से कोई एक 5, ऐसे आएगा, या दोनों ही 5-5। तो एक्टिव वॉइस और नरेशन ये जो है ना सबसे आसान होते हैं, इसमें कुछ भी आपको रटना नहीं होता है। आप सुकून से चुपचाप बैठ के बढ़िया एक बार उसको अच्छे से पढ़ लिए, आपको समझ आ गया नरेशन और एक्टिव पैसिव वॉइस, तो आराम से ये 10 नंबर आपके फ्री के रहते हैं। और उसके बाद कितना नंबर हो गया टोटल, 5, 15, 20, 25, 30, 35, 35, 40 और 40। अच्छा, और 5-10 नंबर के और भी आते हैं। जैसे ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। जैसे ABCD करके देते हैं ना उसमें, और उसमें से आपको ये सिलेक्ट करना रहता है कि कौन सा पार्ट गलत है, तो उस टाइप वाला भी। तो ये सब बड़ा इजी है, इतना कठिन नहीं होता है। आप प्रैक्टिस करिएगा तो प्रैक्टिस में सब आ जाता है। लेकिन ये था इंग्लिश के लिए वीडियो। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग अपनी स्पेलिंग, एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड और पैराग्राफ की प्रैक्टिस करें। पैराग्राफ की प्रैक्टिस करने से फ़ायदा रहता है, उससे आपकी स्पेलिंग भी अच्छी हो रही है, वर्ड पावर भी बढ़ रही है, और साथ साथ आपका जो एक एवरेज लगता है ना, तो जब आप पेपर सेट लगाओगे तो 50 नंबर का पेपर सेट लगाओगे, उसमें लास्ट में जैसे आपके नंबर आ रहे हैं मान लो 20, फिर वो बढ़ के होंगे 22, फिर 25, फिर 30, फिर जब 30 पे पहुंचने लगोगे तब आप ये निश्चिंत हो जाना कि अब मेरा इंग्लिश में काम हो गया है। तो बाकी उम्मीद करता हूँ कि ये इंग्लिश वाला समझ में आया होगा। कुछ भाई लोग कमेंट भी कर रहे थे कि सर इंग्लिश पे एक सिलेबस का वीडियो, तो उस उद्देश्य से मैंने बनाया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बाकी आगे अगर कहीं कोई और भी ज़रूरत या कुछ कमियां हो तो कमेंट करिएगा, उसको सुधार लिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।